What's up, champions? Welcome back to Grand Acad's Class 12 English Speech Series. आज हम पढ़ने वाले हैं The Interview करके चैप्टर. इसके दो पार्ट्स हैं. The Interview Part 1 जिसको क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने लिखा है, और जो पार्ट 2 है वो एक ट्रांसक्रिप्ट है एक पूरे एक्चुअल इंटरव्यू की, टेकन बाय मुकुंद पद्मानाभन, जो एक द हिंदू के जर्नलिस्ट हैं. एंड द पर्सन ही इज इंटरव्यूइंग इज उम्बेर्तो एको, जिनके बारे में मैं आपको ऑब्वियसली बताऊंगा ही एज वी गो ऑन टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. तो इस लेक्चर में सबसे बढ़िया तरीके में, अगर आपको नहीं पता स्पीड सीरीज क्या है, स्पीड सीरीज ग्रैंड अकेड की इज द मोस्ट एफिशिएंट, द क्विकेस्ट एंड द बेस्ट वे टू कंप्लीट योर क्लास 12 इंग्लिश सिलेबस. और ये हम काफी सब्जेक्ट्स के लिए लाते हैं. बहुत बढ़िया लेक्चर्स, स्ट्रैटेजीज इस चैनल पे आते रहती हैं. तो अगर आप क्लास 12 में बेहतर से बेहतर नंबर स्कोर करना चाहते हो, अभी के अभी ग्रैंड अकेड को सब्सक्राइब कर दो. तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे फ्लैमिंगो टेक्स्ट बुक को, और अब हम शुरू करने वाले हैं द इंटरव्यू. अभी पार्ट 1 से मैं शुरू करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं पार्ट 1 में होता क्या है. सो पार्ट 1 हमें क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर नाम के ऑथर से मिलता है, एंड क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर इसमें हमें बताते हैं कि एक इंटरव्यू होती क्या है. अब आप बोलोगे सर इसके ऊपर पूरा चैप्टर लिखने की क्या बात है, इंटरव्यू तो दो लोगों के बीच में होती है, क्वेश्चन आंसर होता है. हाँ, अगर हम बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात करें, बेसिक एक्सप्लेनेशन की बात करें, तो आपकी बात बिल्कुल सही है. लेकिन जब भी हम किसी टॉपिक को डिस्कस करते हैं या किसी टॉपिक के बारे में लिखते हैं, उसमें पर्सपेक्टिव्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. जैसे हम अगर एक केले की बात करें, लेट्स टॉक अबाउट अ बनाना. You can talk about a banana in very objective terms. It's a fruit, it's this, it's a berry, it's that, blah, blah, blah. लेकिन subjective opinion भी bananas को dominate करते हैं. अगर majority जनता को बनाना एकदम ना पसंद आने लग जाए, तो बनाना की कोई डिमांड नहीं होगी, and it would phase out because सब चीज कॉमर्स से चलती है. पर्सनल प्रेफरेंस बहुत बड़ी बात होती है when it comes to these things. So जो इंसान इंटरव्यू ले रहा है और जो इंसान इंटरव्यू रिसीव कर रहा है, मतलब द पर्सन दैट इज बीइंग इंटरव्यूड, द पर्सन हु इज बीइंग इंटरव्यूड, इन दोनों के पर्सपेक्टिव्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं. क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर हमें बताएंगे कि कैसे इंटरव्यू ने एक पूरी सिविलाइजेशनल चेंज लाके रख दी है सोसाइटी के अंदर, और कैसे इंटरव्यू अफेक्ट करती है लोगों को. विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन विद पार्ट 1 ऑफ द इंटरव्यू रिटन बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर. ऑलराइट, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द चैप्टर वेरिड ओपिनियंस ऑन द इंटरव्यू. अब इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हमें काफी सारे ओपिनियंस मिलते हैं, लाइक आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, रिगार्डिंग एन इंटरव्यू. जैसे मैंने आपको कहा, आपका बनाना को लेके सब्जेक्टिव ओपिनियन हो सकता है, वैसे ही यहां पे इंटरव्यू के ओपिनियंस के बारे में बात होगी. द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, जो सबसे पहला इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, डिस्कसेस द वेरिड एंड ऑफ्टन कंफ्लिक्टिंग व्यूज ऑन द नेचर एंड फंक्शन ऑफ एन इंटरव्यू. वेरिड का क्या मतलब होता है? अलग अलग. ऑफ्टन कंफ्लिक्टिंग का क्या मतलब होता है माय डियर चैंपियंस? ऑफ्टन कंफ्लिक्टिंग का मतलब होता है कि एक इंसान ए सोचता है, दूसरा इंसान बी सोचता है, और ए बी ऑपोजिट्स हैं. फॉर एग्जांपल, इफ यू थिंक दैट अ बनाना इज ग्रेट एंड अनदर पर्सन थिंक्स दैट अ बनाना इज कंप्लीटली डिस्गस्टिंग, दैट इज अ कंफ्लिक्टिंग व्यू पॉइंट. हो सकता है एक इंसान खुद ही अपने अंदर कॉग्निटिव डिसोनेंस रखे, इन द सेंस दैट उसके दो ओपिनियंस हो रिगार्डिंग समथिंग जो कंफ्लिक्ट करते हैं. जैसे आप बोलोगे आई प्रेफर एंड्रॉइड टू आईओएस, मेरे को एंड्रॉइड फोन्स बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन आपके अंदर ये चीज होगी कि जो आईफोन रखता है वो एक सुपीरियर इंसान होता है और मुझे भी आईफोन रखना चाहिए. तो ये कंफ्लिक्टिंग ओपिनियंस दो लोगों के अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन एक इंसान के अंदर भी ओपिनियंस हो सकते हैं. ये सारी चीजें भी हम इस चैप्टर में एक्सप्लोर करेंगे. अब इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हमें काफी कोट्स मिलेंगे, ओपिनियन मिलेंगे ऑफ अ वैरायटी ऑफ पीपल, बहुत अलग अलग लोगों के. और यूजुअली अगर आप बोर्ड एग्जाम को देखोगे, तो अगर पार्ट 1 से क्वेश्चंस बनते हैं, यूजुअली आपसे पूछा जाता है कि ये व्यक्ति इंटरव्यूज के बारे में क्या कहता है. इट्स अ वेरी रिपीटेड क्वेश्चन. सो यहां पे काफी आपको नाम मिलने वाले हैं. आप जहां पे भी नोट्स ले रहे हो, प्लीज मेक अ मेंशन ऑफ दिस. सम पीपल लाइक डेनिस ब्रायन, तो ये सबसे पहले आदमी हैं जिनका ओपिनियन हमें पता चलता है, क्लेम द इंटरव्यू इज अ सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. सुप्रीमली सर्विसेबल का क्या मतलब है? सुप्रीमली मतलब सबसे ज्यादा, बहुत अच्छे तरीके से. सर्विसेबल मतलब जिसका यूज निकाल पाए. सो इट्स अ वेरी यूजेबल एंड द मोस्ट यूजेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. सबसे ज्यादा यूजेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है. मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन का ऑब्वियसली आपको मतलब समझ में आ गया होगा, एक जरिया जिसके थ्रू
दो व्यक्ति बात कर पाए। अब वो ये कहते क्यों हैं? एंड दैट टुडे आर मोस्ट विविड इंप्रेशंस ऑफ कंटेम्पररीज कम फ्रॉम इंटरव्यूज। तो वो कहते हैं जब एक इंसान दूसरे इंसान से क्वेश्चन पूछता है और दूसरा इंसान उसका जवाब देता है, हमें बहुत ज्यादा उस इंसान के बारे में पता चलता है। लेट्स से आप मेरी इंटरव्यू ले रहे हो, आप मुझसे अभी पढ़ रहे हो, a lot of you probably are coming to this channel for the first time, so you have no idea of who I am. Well, I'm Ritvik. I went to Ramjas College. I got a degree, English honors from Ramjas College, which is one of the top colleges in the country. I won this, I debate and write on an international level, blah, blah, blah. So, अगर कोई ये इंटरव्यू लेता है, उसको मेरे बारे में काफ़ी डिफाइंड चीज़ें पता चलेंगी। अब जो मेरी इंटरव्यू लेना चाहता है, वो एक सर्टन सेट ऑफ क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके लाएगा जो मेरी लाइफ के अराउंड सेंटर्ड होंगे या मेरी लाइफ पे सेंटर्ड होंगे। बाय द वे, इंग्लिश में हम सेंटर्ड अराउंड नहीं कहते, हम सेंटर्ड ऑन कहते हैं, तो ये बात याद रखना। इट इज अ सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन एग्जैक्टली बिकॉज ऑफ दिस। इट इज टेलर्ड। ये टेलर मेड चीज होती है और प्री थॉट चीज होती है। कोई इंसान वहां पे बैठ के नहीं सोचता। जैसे आपने पॉडकास्ट देखे होंगे, उसमें तो फिर भी थोड़ी सी ऑन द स्पॉट क्वेश्चंस जनरेट हो जाते हैं, लेकिन जब एक फॉर्मल इंटरव्यू होती है, जैसे एक जर्नलिस्ट किसी प्रेसिडेंट की इंटरव्यू ले रहा है फॉर एग्जांपल, सारे के सारे सवाल हफ्तों पहले एडवांस में प्रिपेयर किए जाते हैं एंड ऑल ऑफ देम आर इंटेंशनल। सो इट्स अ वेरी डायरेक्ट एंड इंटेंशनल वे ऑफ कम्युनिकेशन, and that today our most vivid impressions of contemporaries come from these interviews. Contemporaries का क्या मतलब है? लेट्स से आप ये लेक्चर 2027 2028 में देख रहे हो, तो जो सोसाइटी में इंपॉर्टेंट लोग हैं अराउंड दिस टाइम, ये हमारे कंटेम्पररीज होंगे, मतलब पीपल दैट आर अराउंड द वर्ल्ड इन द सेम टाइम एज यू बेसिकली। एंड आर मोस्ट विविड इंप्रेशंस का क्या मतलब है? विविड का क्या मतलब होता है? बहुत ज्यादा डिटेल्ड। विविड मतलब एक चीज जो आप इमेजिन कर सकते हो विद अ लॉट ऑफ डिटेल, विद अ लॉट ऑफ डिस्क्रिप्शन। तो आज हमारे सबसे ज्यादा अच्छे अच्छे डिटेल्स ऑफ पीपल दैट आर अलाइव एट द सेम टाइम एज अस, और पीपल हु आर इंपॉर्टेंट इन द वर्ल्ड while we are in the world, who are our contemporaries, ये सारी चीजें हमें इंटरव्यू से मिलती हैं। He argues that the interviewer holds a position of unprecedented power and influence. Unprecedented का क्या मतलब है? कि इससे पहले, बिफोर द इन्वेंशन ऑफ द इंटरव्यू, किसी भी एक आदमी के पास जो सवाल पूछता था, इतना ज्यादा पावर और इन्फ्लुएंस नहीं होती थी। लेकिन हमारे कंटेम्पररी वर्ल्ड में, हमारी आज की सोसाइटी में, जो इंसान इंटरव्यूअर है, मतलब जो इंसान किसी की इंटरव्यू लेता है, उसके पास बहुत ज्यादा पावर और इन्फ्लुएंस है, बिकॉज जिसकी वो इंटरव्यू ले रहा है वो उस इंसान का पब्लिक ओपिनियन शेप कर सकता है। आपको पता होगा, आपने काफी इंटरव्यूज देखी होंगी जिसमें एक जर्नलिस्ट दूसरे इंसान की बेइज्जती ही कर रहा होता है, एंड उसकी इंटेंशन भी यही होती है कि इस इंसान की मुझे पब्लिक इमेज को डैमेज करना है। अब मुझे ये नहीं पता आप किसका एग्जाम्पल लेके यहाँ पे बैठोगे, बट आपने ऐसा कोई ना कोई इंटरव्यू देखी होगी। एट द सेम टाइम आपने बहुत ऐसी इंटरव्यूज देखी होंगी, आप पॉडकास्ट देखे होंगे, जिसमें दूसरे इंसान की सिर्फ बड़ाई बड़ाई हो रही है। और ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट बड़ाई हो रही है, सवाल ही ऐसे पूछे जाते हैं। लेट्स से किसी एक पब्लिक फिगर की लाइफ में कोई कंट्रोवर्सी हुई होती है, उसके सवाल पूछे ही नहीं जाएंगे इफ द इंटेंशन इज टू मेक दैट पर्सन लुक बेटर इन द पब्लिक आई। और लेट्स से कोई उसे बहुत डैमेज करना चाहता है, तो वो अपनी पूरी इंटरव्यू 30-40 मिनट की उसी चीज पे सेंटर कर देगा। सो इंटरव्यूअर के पास बहुत ज्यादा पावर और इन्फ्लुएंस है, बिकॉज लोगों के वो पब्लिक ओपिनियन शेप कर सकता है। एंड इंटरव्यूज कंज्यूम बहुत होती हैं। आपने कितनी इंटरव्यूज देखी होंगी? आजकल लोग इंडिया में पॉडकास्ट को इंटरव्यूज कहते हैं, दे आर नॉट इंटरव्यूज, बट अनफॉर्चुनेटली दे आर बीइंग ट्रीटेड लाइक इंटरव्यूज। सो ये सारी चीजें अब हमें बहुत सारी चीजों में देखने को मिल गई हैं। आप कमेंट्स में बताना आपका ओपिनियन क्या है इस चीज पे। क्या आप इंटरव्यूज को कंज्यूम करना आपको अच्छा लगता है, या फिर आपको लगता है इंटरव्यूज आर अ वेस्ट ऑफ टाइम, आपकी जिंदगी से उसका कोई रिलेशन नहीं है? Which is true, by the way, you should be focused on your own life rather than the lives of others. Conversely, मतलब at the opposite end, many celebrities view interviews as an unwarranted intrusion into their lives. एक हाथ पे हम कह रहे हैं कि वो हमें vivid descriptions देता है लोगों की, एक हाथ में हम कहते हैं कि interview is very important, एक हाथ पे कहते हैं unprecedented power and influence है। लेकिन now we are going to talk about the other side, the flip side of this, जो इंसान इंटरव्यूज को फेस करता है, जिसको हम कहते हैं दी इंटरव्यूई, ठीक है, INTREVIEWEE, जिस इंसान की इंटरव्यू ली जा रही है, जो यूजुअली सेलिब्रिटीज ही होते हैं पॉप कल्चर में। दे व्यू इट एज एन अनवारंटेड इंट्रूजन इनटू देयर लाइव्स। अनवारंटेड का मतलब इसकी कोई नीड नहीं है, बस मसाला वसाला लगाने के लिए आपने कर दिया। इंट्रूजन क्या होता है? किसी की जिंदगी में दखल अंदाज देना, किसी की जिंदगी के बीच में अकड़न डालना, आना, अपनी फुट डालना वेयर इट डज नॉट बिलोंग।
वो शायद ये फील करते होंगे कि जो एक इंटरव्यू है वो उन्हें डिमिनिश कर देता है। डिमिनिश मतलब उन्हें नीचे कर देता है इन बोथ सेल्फ एस्टीम एंड पब्लिक आई, उनकी लार्जर देन लाइफ पर्सोना को खत्म कर देता है। या फिर एक सेलिब्रिटी भी तो एक इंसान ही है ना, बट एक सेलिब्रिटी क्यों जाना जाता है? इन मोस्ट केसेस अ सेलिब्रिटी इज नोन फॉर हिज और हर वर्क, बट व्हेन यू ट्राई टू क्वेश्चन समबडी ऑन देयर पर्सनल लाइफ, you are reducing their talents and making masala out of them. So here we can see कि they might feel कि एक इंटरव्यू ने डिमिनिश कर देती है, much like the primitive belief, primitive मतलब पुराने जमाने का ancestral belief that taking a photographic portrait steals one's soul. तो यहाँ पे एक हमें primitive belief के बारे में पता चलता है, basically before civilization was advanced, way before the industrial revolution, और अभी भी काफ़ी ट्राइबल कल्चर्स में जहाँ पे इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई है वहाँ माना जाता है ट्राइबल एरियाज़ में। आपने अगर यू नो बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज देखी होंगी रिगार्डिंग पीपल दैट लिव अवे फ्रॉम सिविलाइजेशन, यू वुड नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। मोस्ट कल्चर्स में ये बिलीव था कि अगर आप किसी को ड्रॉ करना चाहते हो या किसी की फोटो लेते हो आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ द कैमरा, या फिर आप अपने आप को मिरर में देखते हो, तो आपकी सोल पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो यहाँ पे एक बिलीव डिस्क्राइब किया जा रहा है कि जब आप किसी इंसान की फोटो लेते हो तो आप उनसे उनकी आत्मा छीन रहे हो, बिकॉज यू आर इंट्रूडिंग देयर प्रिवेसी। यू आर बेसिकली सेइंग कि जो तुम कर रहे हो इसको मैं पब्लिक बना दूंगा और दूसरों को दिखा दूंगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है व्हेन इट कम्स टू दिस चैप्टर। वी.एस. नायपॉल, जो आई थिंक 2001 या 2003 के बीच में कभी नोबेल प्राइज भी जीते थे लिटरेचर का, बाय द वे, फॉर इंस्टेंस, बिलीव्स पीपल आर वुंडेड बाय इंटरव्यूज एंड लूज अ पार्ट ऑफ देमसेल्व्स। वी.एस. नायपॉल क्या कहते हैं कि जिस इंसान की इंटरव्यू होती है उससे उनको चोट लग जाती है, एंड इंटरव्यू वुंड्स द पर्सन, हर्ट कर देती है, एंड दे लूज अ पार्ट ऑफ देमसेल्व्स। जब भी कोई इंटरव्यू के लिए बैठता है तो वो इंसान अपने अंदर का कोई पार्ट खो देता है, बिकॉज दे सब्जेक्ट देमसेल्व्स एंड दे सरेंडर देमसेल्व्स। लेट्स से यू अग्री टू एन इंटरव्यू, द इंटरव्यूअर कैन आस्क यू एनीथिंग and they can be very harsh and very problematic and very biased things as well. Not only that, अगर कोई अच्छे इंटेंशन से भी आपसे कुछ पूछ रहा है एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, sometimes you would just not feel comfortable giving that answer. So ये एक unwarranted intrusion ही तो है. That's why a lot of people who are celebrities do not do any interviews at all. I think a good example is for a long amount of time, if I'm right, Zayn Malik did not do any concerts, did not do any interviews, and only recently has he started to do them again. All right, let's proceed to the next part of this chapter. अब ऑथर जो क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर हैं वो हमें और स्पेसिफिक एग्जांपल्स देते हैं ऑफ राइटर्स एंड पब्लिक फिगर्स जो डिस्पाइस करते हैं, मतलब बिल्कुल नफरत करते हैं इंटरव्यू होने से। लुइस कैरल, द क्रिएटर ऑफ एलिस इन द वंडरलैंड, आपने फिल्म देखी होगी, आपने पढ़ी होगी थ्रू द लुकिंग ग्लास, ठीक है, had a just horror. Just horror का क्या मतलब होता है? Justified, मतलब reasonable horror of the interviewer. Horror मतलब वो डरता था, एक रीजनेबल डर ऑफ द इंटरव्यूअर, एंड नेवर कंसेंटेड, मतलब उसने कभी भी परमिशन नहीं दी किसी को कि तू मेरी इंटरव्यू ले ले, क्योंकि वो डरता था बीइंग लायनाइज्ड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है माय डियर चैंपियन। लायनाइजेशन का क्या मतलब है? जब एक इंसान को बहुत बड़ा पब्लिक फिगर बना दिया जाता है, जब उसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा होने लग जाती है, मसाला आने लग जाता है, गॉसिप आने लग जाती है। लुई कैरल वॉज लाइक, मेरे को सिर्फ अपने आर्ट के लिए जानना जाना है, आई डू नॉट वॉन्ट टू बी नोन फॉर माई लाइफ और माई पब्लिक लाइफ और माई हैबिट्स, आई डू नॉट वॉन्ट टू बी लायनाइज्ड। बट यू नो, इफ वी लुक एट कंटेम्पररी कल्चर टुडे, द एक्ट ऑफ बीइंग एन इन्फ्लुएंसर is the process of lionization. Usually what are social media creators known for? Very little, very few amount of times have I seen people being known for their art as opposed to their lifestyle or other things. He would later recount his success, मतलब बाद में वो सोचेंगे और बताएंगे अपने सक्सेस के बारे में, in silencing interviewers with much satisfaction and amusement. तो यहाँ पे लुई कैरल हमें लिख के बताते हैं कि उनको इंटरव्यूअर्स को ऐसे निकालने में, शांत करने में बहुत ज्यादा अम्यूजमेंट मिलती थी, मतलब उन्हें वो फन आता था उससे। कई लोगों को इंटरव्यू होने में फन मिलेगा, लेकिन यहाँ पे लुइस कैरल जी हमें कह रहे हैं कि नहीं, मुझे तो फन इन लोगों को चुप कराने में ही मिलता था, बिकॉज मुझे किसी को इंटरव्यू नहीं देनी। रुडयार्ड किपलिंग आपने सुना होगा, एक बहुत ही अच्छी पोम है इफ करके, उन्होंने ये लिखी है और उनके बारे में भी यहां पे बात होगी। रुडयार्ड किपलिंग एक्सप्रेस्ड एन इवन मोर कॉन्डेमनेटरी एटीट्यूड। कॉन्डेमनेटरी एटीट्यूड मतलब इंटरव्यू के प्रति उनका बहुत ज्यादा नेगेटिव एटीट्यूड कि मैं तो इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता, आई डिसअप्रूव ऑफ दिस।
His wife Caroline noted in her diary that a day was wrecked by two interviewers from Boston. तो आपको पता है हम डायरी लिखते हैं, डायरी रोज ही लिखी जाती है यूजुअली, या फिर इंटरमिटेंटली वंस अ वीक लिखी जाती है, जिसमें आप अपनी जिंदगी के टेल्स लिखते हो और एक्सपीरियंसेस लिखते हो। तो उनकी बीवी लिखती हैं अपनी डायरी में कि एक दिन उनका पूरा बर्बाद हो गया था। रेग्ड मतलब डिस्ट्रॉयज और हर्ट बाय टू रिपोर्टर्स फ्रॉम बॉस्टन। बॉस्टन क्या है? एक सिटी है यूएस में इन द स्टेट ऑफ मैसाचुसेट्स। किपलिंग हिमसेल्फ इज कोटेड एज सेइंग, मतलब एक उनका कोट हमें मिला है जिसमें वो खुद कह रहे हैं, वाई डू आई रिफ्यूज टू बी इंटरव्यूड, मैं इंटरव्यूड होने से मना क्यों करता हूं? बिकॉज ये इमोरल है, ये बहुत ही गलत चीज है। इट इज अ क्राइम, ऑब्वियसली लीगली क्राइम नहीं है, बट वो मानते हैं कि एक इंसान की डिग्निटी के ऊपर ये क्राइम है। इट इज कावर्डली, ये ऐसी चीज है जो सिर्फ डरपोक लोग करते हैं, एंड इट इज वाइल, ये एक ऐसी चीज है जो होनी नहीं चाहिए, जो सिंपली इविल है। नो रिस्पेक्टेबल मैन वुड आस्क इट। कोई इंसान जिसकी हम इज्जत कर सकते हैं, जो इज्जत के वर्दी है, वो कभी भी ये नहीं बोलेगा कि तुम मेरी इंटरव्यू करो, मच लेस गिव इट। वो कह रहे हैं ना कोई रिस्पेक्टेबल इंसान इंटरव्यू को कंडक्ट भी कराएगा। The author points out the irony that Kipling had perpetrated such an assault only a few years before. तो यहां पे क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर कहते हैं कि रुडयार्ड किपलिंग जी इतनी बातें कर रहे हैं कि इंटरव्यू ऐसी होती है, उनकी वाइफ लिख रही हैं कि उनके डेज रैक हो गए हैं, बट इन रियलिटी वो ये चीजें भी करते हैं। उन्होंने मार्क ट्वेन की इंटरव्यू खुद कर रखी है, ठीक है। परपेट्रेटेड सच एन असॉल्ट, ये हमारा कोर्ट्स में क्यों है? इट्स बिकॉज रुडयार्ड किपलिंग बिलीव्ड कि ये एक हार्म करने की चीज है इंटरव्यू। इट्स एन असॉल्ट ऑन समबडी। आप कह रहे हो जो इंटरव्यू लेता है और जो इंटरव्यू देता है, दोनों लोग ही खराब हैं जो अग्री कर रहे हैं इस चीज में, लेकिन यू आर योरसेल्फ इंडल्जिंग इन एन इंटरव्यू। आप खुद किसी की इंटरव्यू ले रहे हो, किसकी ले रहे हो? अनदर राइटर जिनका नाम है मार्क ट्वेन, ओनली अ फ्यू इयर्स बिफोर। लेकिन यहां पे मैं थोड़ा क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर से डिसएग्री करता हूं, क्योंकि इंसान बदलता रहता है। यहां पे पॉइंट टू बी नोटेड इज ये फ्यू इयर्स आफ्टर नहीं होता, ये फ्यू इयर्स बिफोर होता है। तो उन्होंने जो मार्क ट्वेन की इंटरव्यू ली होती है रुडयार्ड किपलिंग जी ने, वो बहुत साल पहले होती है। तो जब ये इनके ओपिनियंस आ चुके हैं, बन चुके हैं, इट इज मच आफ्टर दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट। अगर वो ये सब बोल के कुछ सालों बाद इनकी इंटरव्यू लेते तो मैं मान सकता था कि हिपोक्रेसी है लेकिन हिपोक्रेसी तो तब होगी ना जब आपने अपने चेंजेस को एक्नॉलेज ना किया हो। यहां पे तो हमें पता है कि पहले वो इंटरव्यू से बहुत कंफर्टेबल थे, लेकिन शायद बाद में उनके पास कोई एक्सपीरियंसेस हुए होंगे, प्रॉबेबली वो बॉस्टन वाली चीज, जिसने उनके ओपिनियन बदल दिए। तो मेरा तो ये मानना है कि किसी के अगर ओपिनियंस बदल रहे हैं, दे शुड बी अलाउड टू डू दैट, बिकॉज जैसे जैसे आप ग्रो करते हो, आपको ऑब्वियसली जो आप पुराने वर्जन में थे, जो आपकी पुरानी वर्जन सोचती थी, आप हर चीज से अग्री नहीं करोगे। एंड आई एम श्योर यू हैव सीन दैट चेंज इन योर ओन लाइफ। इवन दो H.G. Wells रेफर्ड टू द इंटरव्यूइंग ऑर्डियल। तो H.G. Wells भी एक राइटर हैं, यहां पे यूजुअली राइटर की बात हो रही है। H.G. Wells ने एक बहुत पॉपुलर नॉवल लिखी है द इनविजिबल मैन, आपने क्लास 10 में उसका एक्सर्प्ट पढ़ा है। रेफर टू द इंटरव्यूइंग ऑर्डियल। इंटरव्यूइंग ऑर्डियल का क्या मतलब है कि जब किसी की इंटरव्यू हो रही होती है, वो एक ऑर्डियल है। ऑर्डियल का क्या मतलब है, मैं आपको बेसिक शब्द में समझाऊं तो एक ऐसी चीज जिसके थ्रू आपको सफर करके निकलना है, मतलब ये एक पेनफुल चीज है। ही वॉज अ फ्रीक्वेंट इंटरव्यूई, मतलब वो कहते हैं कि एक इंटरव्यूइंग एक ऑर्डियल है, लेकिन वो खुद बहुत बार इंटरव्यू होते रहते थे और अग्री करते रहते थे। और एक बार उनने जोसेफ स्टालिन की खुद इंटरव्यू ले ली थी। जोसेफ स्टालिन क्या है? यूएसएसआर के टाइम, ऑब्वियसली उस टाइम यूएसएसआर होता था, बहुत बड़े पॉलिटिकल फिगर हैं। अगर आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हो, प्लीज लुक अप जोसेफ स्टालिन। सॉल बेलो भी एक आदमी है, बेटर कॉल सॉल, डिस्क्राइब्ड इंटरव्यूज एज बीइंग लाइक थंब प्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप, बट स्टिल कंसेंटेड टू देम ऑन सेवरल ओकेजन्स। तो यहां पे एक और कंफ्लिक्टिंग चीज हमें मिलती है। याद है मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कंफ्लिक्टिंग ओपिनियंस एक इंसान के अंदर कैसे हो सकते हैं, उसकी बातें इधर ही हो रही हैं। सॉल बेलो कहते हैं इंटरव्यूज एक ऐसी चीज है जैसे किसी ने मेरी विंड पाइप के ऊपर थंब प्रिंट्स रख दिए। इसका क्या मतलब है? कोई उन्हें चोक कर रहा है, उनका गला घोट रहा है, उनको ये सफोकेटिंग लगती थी बेसिकली, लेकिन फिर भी वो इंटरव्यूज को परमिट करते थे, परमिशन दे देते थे। और ये भी लाइकली है कि उन्होंने खुद भी किसी की इंटरव्यू ली होगी, क्योंकि बाकी सारे लोगों ने भी ले रखी है। इंटरव्यू कौन लेता है माय डियर चैंपियंस? जिसको सवाल पूछना आता हो। आजकल के तो वैसे ही आपको पता है क्या सवाल होते हैं, क्या नहीं होते हैं। The second part of the chapter begins with an introduction to Umberto Eco, a renowned scholar and novelist. तो अब आता है एक ऐसा part of the chapter which is the second part of the chapter। हमने first chapter खत्म कर लिया है। First chapter में
सॉल बेलो, रुडियार्ड किपलिंग, मार्क ट्वेन, ऐसे ऐसे नाम आपको याद करने हैं जो उन्होंने कहा है, जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं, जो उनके कोट्स हैं। यूजुअली उन्हीं से सवाल बनते हैं, तो उनको नोट डाउन करके कर लेना। अब ये जो उम्बेर्तो एको वाली चीज़ है, ये एक एक्चुअल इंटरव्यू है, तो यहाँ पे तो हमने ऑब्वियसली उससे कंटेंट बनाया है, सो इट वॉन्ट बी एन एग्जैक्ट ट्रांसक्रिप्ट ऑफ द इंटरव्यू, बट व्हाट आई रेकमेंड इज जैसे ही माय डियर चैंपियंस आप ये लेक्चर फिनिश कर लेते हो, एक बार अपनी एनसीईआरटी खोल के वो पढ़ लेना, क्योंकि वो एक एक्चुअल इंटरव्यू है और आपको वो नुआंसेस पता होने चाहिए जो एनसीईआरटी में है, ठीक है। तो उम्बेर्तो एको कौन है? द प्रोफेसर हु राइट्स ऑन संडेज, मतलब उनका मेन काम है प्रोफेसर बनना, लेकिन एज अ हॉबी जब उनका फ्री टाइम होता है, जो यूजुअली लोगों का संडे को होता है, वो किताबें लिखते हैं। ही इज अ राइटर। उम्बेर्तो एको, जो एक प्रोफेसर थे एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया, हैड अ फॉर्मिडेबल रेपुटेशन एज अ स्कॉलर फॉर हिज वर्क ऑन सेमियोटिक्स, लिटरेरी इंटरप्रिटेशन एंड मिडीवल एस्थेटिक्स। तो जिन्होंने भी इंग्लिश ऑनर्स करी है वो लोग तो ये देखने ही रहे होंगे, बट सेमियोटिक्स क्या होता है माय डियर चैंपियंस? लिंग्विस्टिक्स एंड लिटरेरी थ्योरी में एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, आपको इसको समझने की जरूरत नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लिटरेरी इंटरप्रिटेशन मतलब जो मैं आपसे करवा रहा हूं, आपको हेल्प कर रहा हूं जिस चीज में, एक टेक्स्ट को समझने में, क्योंकि अगर कोई कह देगा ही वॉज सिटिंग beside the window looking at the rain as his eyes looked sunken and dull, इसमें कोई डायरेक्ट चीज़ नहीं बता रहा, बट अगर आप ये पूरा सीन क्रिएट करोगे और आप में लिटरेरी इंटरप्रिटेशन स्किल्स होंगे, लिटरेरी क्रिटिसिज्म के स्किल्स होंगे, तो आपको पता चल जाएगा ऑथर क्या कहना चाहता है। कहना चाहता है कि ये इंसान किसी चीज़ से गुजर रहा है और वो दुखी है, तो ये होती है लिटरेरी इंटरप्रिटेशन, ठीक है। एंड मिडीवल एस्थेटिक्स, मिडीवल एस्थेटिक्स, आपको मिडीवल का तो मतलब पता ही होगा, एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न वाला, मिडीवल टाइम पीरियड की बात हो रही है। और एस्थेटिक्स क्या होते हैं? चीजें जैसी उस टाइम बनती थी, बिल्डिंग्स की बात कर लो, फैशन की बात कर लो। His written output is staggeringly large and wide-ranging, encompassing literary fiction, academic texts, essays and children's books। तो ये बहुत ज़्यादा लिखते थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा लार्ज है। staggeringly large मतलब इतना लार्ज है, बहुत ज़्यादा लार्ज है, और वाइड रेंजिंग है मतलब ब्रॉड भी है। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी भी हैं, तो अगर आप उनकी किताबें लिखोगे तो ऐसी होंगी, लेकिन वो वाइड रेंजिंग भी है, मतलब बहुत सारी वेरिड जॉनर्स में उन्होंने लिखा है। कहीं एकेडमिक टेक्स्ट हैं, कहीं एसेज हैं, कहीं चिल्ड्रन की किताबें हैं, कहीं फिक्शन है, कहीं पोम्स भी हो सकती हैं, तो वो वाइड भी है। इट इज टॉल एंड वाइड बोथ, इट इज लाइक द ग्रेट खल्ली। ओके, सो ये उम्बेर्तो एको की हमारी इंट्रोडक्शन हो गई, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल राइट, कूल। 1980 में उन्होंने एक नॉवल को लिखा और पब्लिश किया, द नेम ऑफ द रोज। शायद उससे पहले ही पब्लिश हो गई थी, और 1980 में हमें पता चलता है वो 10 मिलियन कॉपीज बेच चुकी है, ठीक है। 10 मिलियन का मतलब 1 करोड़, मेकिंग हिम एन इंटेलेक्चुअल सुपरस्टार हु इज गोइंग थ्रू इंटेलेक्चुअल सुपरस्टारडम। इसका क्या मतलब है माय डियर चैंपियंस, कि जब भी कोई ऐसी किताब लिख देता है जो वर्ल्ड वाइड बिक रही है, बहुत यूनिट्स में बिक रही है, तो वो इंसान इंटेलेक्चुअल सर्कल्स में एक सुपरस्टार बन जाता है, जैसे हमने जॉर्डन पीटरसन के साथ देखा है। He wrote the 12 rules for life and then he became very popular on social media. So intellectual superstardom इधर मिल गया। अगर कोई और चीज़ों में इंटरेस्टेड है, सो स्लैवो जीजैक हो गए, बहुत सारे लोग हैं, मैं आपको बोर नहीं करूंगा, ये मेरी एक हॉबी है। एको इज इंटरव्यूड बाय मुकुंद पद्मानाभन, जो द हिंदू के जर्नलिस्ट हैं, एंड व्हेन आस्क्ड हाउ ही मैनेजेस टू डू सो मेनी थिंग्स, वो भाई प्रोफेसर भी है, एसेज भी लिख रहा है, रिसर्च भी कर रहा है, पीएचडी स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा है, चिल्ड्रन की किताबें लिख रहा है, कैसे कोई कर सकता है ये? He explains that he believes he is always doing the same thing. चाहे मैं लिखूं, चाहे मैं ऐसे बनाऊं, चाहे मैं रिसर्च करूं, चिल्ड्रन की किताब लिखूं, फिक्शन लिखूं, मेरे को ये कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं करनी भाई। मैं उम्बेर्तो एको हूं और मैं एक ही चीज कर रहा हूं, चाहे मैं उसके फॉर्म्स अलग अलग कर दूं, ठीक है। Pursuing my philosophical interests through various writing forms including his novels and books for children। मैं इस बात से थोड़ा रिलेट करता हूं, तो काफी लोगों को, अगर आप हमें फॉलो करते हो, पता होगा, I do a variety of things, right? I teach, I make music, I write poetry, I write fiction, I do a lot of other things as well. लेकिन मुझे कभी नहीं लगता कि मैं अलग अलग चीज़ें कर रहा हूँ, because for me all of these things are creative pursuits. I always want to be creating something and giving value to other people. So मुझे भी यहाँ पे उम्बेर्तो एको से बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लगा,
ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि मेरे लिए सब एक ही चीज है, मेरे कुछ फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट हैं और ये सारे आपको मेरे रिसर्च में दिख जाएंगे, जैसे लिटरेरी इंटरप्रिटेशन हो गई, सेमियोटिक्स हो गए, ये सारी चीजें, चाहे मैं नॉवल लिखूं जो बेस्ट सेलर बन जाए या बच्चों की किताबें लिखूं, आपको हर एक मेरे काम में दिख जाएगा। तो इफ यू आर वाचिंग दिस, आई वांट टू टेल यू अबाउट द ग्रैंड अकेड प्रो मैक्स क्लास 12 इंग्लिश कोर्स। ये कोर्स गाइस मैंने बनाया, आपको पता है मैं इंग्लिश ऑनर्स ग्रेजुएट हूं फ्रॉम रामजस कॉलेज, वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस इन द कंट्री फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। और ये हमने एक कोर्स बना दिया है। अगर आपको स्पीड सीरीज में मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है, मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा लगता है, जो अच्छा ही लगता होगा अगर आप इधर तक आ गए हैं, अगर टीचिंग मेरी स्पीड सीरीज में 10 है, तो इस कोर्स में जो आपको चीजें मिलने वाली हैं और जो मेरी एक्सप्लेनेशन लेवल मिलने वाला है वो होगा 10,000। इसमें आपको मिलेंगे सबसे बढ़िया इंग्लिश के नोट्स, सबसे बढ़िया माइंड मैप्स, घंटों में आपका इंग्लिश सिलेबस मैं करवा दूंगा, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दूंगा हर चैप्टर की। तो खुद एनसीईआरटी खोलने की भी जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी आप कहीं और रख दीजिए, क्योंकि मैं आपको एनसीईआरटी से ही पढ़ाने वाला हूं। आपको मिलने वाले हैं आंसर राइटिंग के मास्टर गाइडेंस वीडियोस। मैं आपको सिखाऊंगा कि एक इंग्लिश ऑनर्स वाला टीचर कैसे लिखता है, और अगर आप वैसे लिख के आओगे, आपको पता है आपके नंबरों के साथ क्या होने वाला है। 100+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ दूंगा, जिसमें पैरेलल क्वेश्चंस, डायरी क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस सब भर के हैं, जो सीबीएसई में अब डाल दिए गए हैं, जो बाकी लोग आपको नहीं पढ़ा पाएंगे। डाउट सॉल्विंग पर्सनलाइज लेवल पे होगी, जैसे जैसे बोर्ड पास आता रहेगा लाइव रिवीजन भी होती रहेगी। तो किस चीज का इंतजार कर रहे हो? इंग्लिश इज 20% ऑफ योर क्लास 12 मार्कशीट। इंग्लिश को इग्नोर नहीं करना, बाकी सबको कर लो, लेकिन इंग्लिश को सबसे ज्यादा इग्नोर करके आप पछताओगे। और अगर आप इंग्लिश की टेंशन भूलना चाहते हो, हेड टू द पिन्ड कमेंट और द डिस्क्रिप्शन राइट नाउ, वहां पे आपको इस कोर्स के डिटेल्स मिल जाएंगे। या फिर आप एक चीज कर लो, इस कोर्स को आप हमारी ऐप से एक्सेस कर लो, एंड्रॉइड आईओएस दोनों पे है, उसके भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। प्रो मैक्स कोर्स ज्वाइन करो और टेंशन को बोलो बाय बाय as we begin to talk about interstices। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर चैंपियंस, इससे सवाल बनना ही बनना है, तो बहुत ध्यान से सुनना ये कॉन्सेप्ट ऑफ interstices। Umberto Eco reveals his secret for being so prolific, so skilled and being so productive using the empty spaces in his life। और empty spaces को हम यहां पे क्या बोलेंगे? We will call these empty spaces interstices। ठीक है? Umberto Eco's secret for his immense productivity, कि वो इतनी सारी चीजें कर लेता है और इतना सक्सेसफुल हो पाता है उन चीजों में, is his ability to do work in what he calls interstices, which are the empty spaces in one's life। तो interstices ये ही होती हैं, empty spaces। अब empty spaces का क्या मतलब है? चलो सुनते हैं, पढ़ते हैं। He gives an example of waiting for a person to come and arrive in an elevator। He uses this short empty space of time to write an article। So let's say उसकी किसी के साथ मीटिंग है और वो एलिवेटर में इंसान आने वाला है, तो उसके बीच का जो टाइम है, 2 मिनट का टाइम, उसमें ये एक आर्टिकल को पेन करना शुरू कर देते हैं। और भी ऐसे इंटरस्टाइसेस हो सकते हैं। आप सुबह स्कूल के लिए रेडी हो गए, आपकी वैन बस अभी तक नहीं आई है, 10 मिनट पड़े हुए हैं, एंड इंस्टेड यू आर स्क्रोलिंग, यू कैन रिवाइज एन एंटायर चैप्टर फ्रॉम द प्रो मैक्स इंग्लिश कोर्स इन दैट टाइम। आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। आप किसी ऊबर में बैठे हुए हो, पीछे गाने सुन रहे हो, आप ग्रैंड अकेड का प्रो मैक्स कोर्स खोल के, स्पीड सीरीज खोल के पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हो यार। तो ये एम्प्टी स्पेसेस हैं जिसमें लोग अपना टाइम बर्बाद कर देते हैं। लेकिन अगर आप ये एम्प्टी स्पेसेस समझोगे और इनमें काम करना शुरू करोगे, तो आपको पता चलेगा आपके दिन में से घंटे निकल रहे हैं और उसमें आप प्रोडक्टिव भी हो रहे हो। तभी तो मैं आपको कहता रहता हूं कि ये बस में जब भी आप स्कूल में कुछ भी कर रहे हो, आपका ब्रेक टाइम है, फ्री पीरियड, आपको पढ़ाई करनी चाहिए यार। लोग आप पे हंसेंगे, लेकिन जब आपके नंबर आएंगे, कौन हंसेगा आप पे? ठीक है। ही ह्यूमरसली कंपेयर्स दीज एम्प्टी स्पेसेस टू द स्पेसेस विद इन एटम्स। तो वो कहते हैं जैसे हमारी जिंदगियों में ये एम्प्टी स्पेसेस हैं, दिस इज अ लाइफ, दिस इज अ डे, यहाँ पे आपको एम्प्टी स्पेसेस मिल जाएंगे और यहाँ पे आप काम कर सकते हो। सिमिलरली जो एक एटम होता है, ठीक है, हम सबको पता है एटम्स क्या होते हैं। मैं एटम एक्सप्लेन करूंगा तो आप बोलोगे यार साइंस तो बिल्कुल नहीं आती इस आदमी को, तो मैं तो अटेम्प्ट भी नहीं करने वाला एटम्स एक्सप्लेन करने के लिए, मैं तो सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर भी एम्प्टी स्पेसेस होते हैं। एक जिंदगी, एक डे के अंदर एम्प्टी स्पेसेस हैं, इंटरस्टाइसेस हैं, वैसे ही एक एटम के अंदर हैं। स्टेटिंग दैट इफ यू एलिमिनेटेड ऑल द एम्प्टी स्पेसेस इन एन एटम, द यूनिवर्स वुड बी एज स्मॉल एज हिज फिस्ट। तो बेसिकली आपको पता होगा कि यार होल यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ दीज टाइनी एटम्स। अब इसके अंदर बहुत सारी टाइनी स्पेसेस हैं, और अगर आप टाइनी स्पेसेस को निकाल दोगे तो यूनिवर्स का जो पूरा डार्क मैटर है, जो यूनिवर्स की पूरी स्पेस है, वो एक मुट्ठी के अंदर आ जाएगी। इन द सेंस दैट atoms are also dominated by empty spaces, and so are our days and life. So you have to find these empty spaces, you have to find these interstices and make the most of them. Narrative style of a scholar, ये भी बहुत ज़्यादा important है, इससे भी बहुत सवाल आते हैं बोर्ड एग्जाम में,
कि उम्बर्तो एको लिखते कैसे थे, और जैसे कोई लिखता है, चीज़ों को डिस्क्राइब करता है एक राइटर, उसे हम नैरेटिव स्टाइल कहते हैं। एको डिस्कसेस हिज डिस्टिंक्टिव एकेडमिक राइटिंग स्टाइल। डिस्टिंक्टिव मतलब बहुत अलग, जो उसको लोगों से सेपरेट कर देता है, विच इज ऑफ्टन नैरेटिव एंड पर्सनल। तो यहां पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि व्हेन इट कम्स टू एकेडमिक राइटिंग, जिसमें रिसर्च होती है, रिसर्च एसेस होते हैं, बहुत फॉर्मल होता है, तो उसमें फैक्ट्स की तरह लिखा जाती हैं चीजें, बड़ी डायरेक्ट होती हैं। लेकिन उम्बर्तो एको उसे भी फिक्शन की तरह लिखते थे। अपने एकेडमिक एसेस के अंदर भी वो नैरेटिव्स घुसेड़ देते थे और पर्सनल चीजों की बात करते थे। इट वाज अ वेरी पर्सनल राइटिंग स्टाइल। अब ये नहीं पता वो अपनी जिंदगी के बारे में क्या पर्सनल चीजें करते थे, बिकॉज यहां पे जो पर्सनल शब्द यूज किया गया है, इसका मतलब है इट वाज यूनिक टू हिम, तो इसे याद रखना। अ मार्क्ड डिपार्चर फ्रॉम द टिपिकल ड्राई डीपर्सनलाइज्ड स्टाइल ऑफ एकेडमिक्स। क्योंकि अगर आप पढ़ोगे, जैसे अगर आप लिटरेरी थ्योरी पढ़ रहे हो, इफ यू रीड लकान, इफ यू रीड क्रिस्टेवा, इफ यू रीड एल्थूजर, यू विल रियलाइज कि बहुत ज्यादा डीपर्सनलाइज लेवल ऑफ राइटिंग होता है। अगर आप आज भी कोई रिसर्च पेपर पढ़ते हो, उसमें कोई पर्सनैलिटी नहीं होती। XYZ फैक्ट, XYZ एनालिसिस, XYZ साइटेशंस, कुछ नहीं है इसमें। When asked if he consciously adopted an informal approach, क्योंकि it is not as formal as this dry depersonalized way of writing, जब उनसे पूछा जाता है कि आपने क्या ये कॉन्शियसली किया है, कि आपने सच में सोचा था कि मैं अलग तरीके से लिखूंगा, एको रिकाउंट्स अ स्टोरी फ्रॉम हिज फर्स्ट डॉक्टरल डिसर्टेशन। फर्स्ट डॉक्टरल डिसर्टेशन का क्या मतलब है? डॉक्टरल मतलब जब वो पीएचडी कर रहे थे। जब आप पीएचडी करते हो, आपको एक डिसर्टेशन लिखनी होती है, जो एक लंबी 100-200 पेज की रिसर्च होती है, उसे हम डिसर्टेशन कहते हैं। अ प्रोफेसर प्रेज्ड हिज वर्क, एक प्रोफेसर ने इनके काम की तारीफ करी, फॉर टेलिंग द स्टोरी ऑफ हिज रिसर्च इंक्लूडिंग हिज ट्रायल्स एंड एरर्स रादर देन जस्ट प्रेजेंटिंग कंक्लूजंस लाइक अदर पीपल डू। तो एक प्रोफेसर ने ही इसे एक एनकरेजमेंट दी कि आपने अपनी पूरी रिसर्च की स्टोरी बताई है, आपने अपने ट्रायल्स बताए, मतलब आपने जो डिफिकल्टीज फेस करी, जो आपकी रिसर्च में एरर्स आए, आपने वो सब कुछ दिखाया है। कितनी यूनिक चीज है ये, बिकॉज मोस्ट रिसर्चर्स तो बस अपने एरर्स को हटा के एक परफेक्ट सी रिसर्च कंक्लूड करके छोड़ देते हैं। At the age of 22, he realized that scholarly books should be written this way. तो हमें पता है ये prodigy हैं, 22 साल की उम्र में ये सब कर रहे हैं, by telling the story of his research. इसकी वजह से उनके essays में एक narrative story type aspect है, and why he started writing novels so late in his life. तो उनको लगता था कि जो मेरे अंदर स्टोरी टेलिंग का एक नीड है, वो तो मैं अपने रिसर्च के थ्रू ही कर रहा हूं। तो बहुत बाद में जाके उन्हें ये रियलाइजेशन हुई कि नहीं, मैं ये भी कर सकता हूं, बिकॉज उनकी जो नीड्स थी क्रिएटिवली ऑफ राइटिंग स्टोरीज, वो रिसर्च के थ्रू ही हो रही थी, मीट हो रही थी। ही मेंशन्स दैट ही नेवर फेल्ट द काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन दैट हिज फ्रेंड रोलैंड बार्थ्स फेल्ट फॉर नॉट बीइंग अ नॉवेलिस्ट एज ही स्टार्टेड राइटिंग नॉवेल्स बाय एक्सीडेंट। सो जो रोलैंड बार्थ्स हैं, आपको अगर नहीं पता तो ये भी एक फ्रेंच लिटरेरी थ्योरिस्ट, ये भी सेमियोटिक्स में काम करते थे। सो उम्बर्तो एको और रोलैंड बार्थ्स दोस्त थे और वो नॉवेल्स नहीं लिखते थे, ठीक है। सो उनको ये फ्रस्ट्रेशन होती थी यार कि मैं नॉवेल्स क्यों नहीं लिख सकता, क्यों नहीं लिख पा रहा। इनको ये नहीं होती थी, क्योंकि इन्हें ये लगता था यार मैं तो बाय एक्सीडेंट नॉवेल्स लिखनी शुरू कर दी, क्योंकि मैं अपने फॉर्मल रिसर्च में भी एक नैरेटिव लिख रहा हूं। तो उन्होंने सोचा अगर मैं अपनी फॉर्मल रिसर्च में नैरेटिव्स लिख सकता हूं, तो what is stopping me from writing actual novels which have a fictitious narrative, which are fictional novels, ठीक है। तो he became one by accident। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, why does Umberto Eco say that he became a novelist by accident? Umberto Eco addresses the fact कि despite his extensive scholarly work, इतने साल उन्होंने अपनी जिंदगी का प्राइमल चीज जो डिफाइन करी है उनकी जिंदगी को, वो उनकी एकेडमिक राइटिंग है, उनकी रिसर्च है। जिंदगी में छोड़ो, पब्लिक परसेप्शन में मोस्ट लोग उम्बर्तो एको को एज अ नॉवेलिस्ट ही जानेंगे। मुकुंद पॉइंट्स आउट, मुकुंद जी कहते हैं कि एको जो हैं उन्होंने 40 स्कॉलरली वर्क से ज्यादा चीजें लिखी हैं। आज भी लोग मोस्टली उन्हें जानते हैं एज द नॉवेलिस्ट बिकॉज ऑफ द स्पेक्टेक्युलर सक्सेस, 10 मिलियन प्लस उस टाइम की बात है, ऑफ हिज नॉवल द नेम ऑफ द रोज। एको एडमिट करते हैं कि हाँ ये चीज सही है, बट ये चीज उन्हें बॉदर करती है, क्योंकि आज भी चाहे दुनिया उन्हें किसी भी चीज के लिए जाने, उनको लगता है कि प्राइमरीली मैं एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हूं और नॉवल लिखना मेरा सिर्फ संडे का काम है, मतलब मेरी साइड हसल ही है। आई एम स्टिल अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर फर्स्ट, और यूनिवर्सिटी प्रोफेसर होने का मतलब यह भी होता है कि आप एक रिसर्चर हो, स्पेशली इन द वेस्ट। ही आइडेंटिफाइज विद द एकेडमिक कम्युनिटी एंड अटेंड्स एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस नॉट राइटर्स मीटिंग्स। वो कहते हैं मैं प्रोफेशनली अपने आप को एक एकेडमिक मानता हूं, एक प्रोफेसर रिसर्चर ही मानता हूं, तो मेरा जो प्रोफेशनल काम है, मैं एक राइटर नहीं मानता अपने आप को फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। तो जब भी मुझे नेटवर्क करना होता है, मैं एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस में नेटवर्क करता हूं विद फेलो रिसर्चर्स, मैं राइटर्स की मीटिंग्स नहीं अटेंड करता। लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग करते हैं, उनके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग है, वो अंडरस्टैंडिंग रखते हैं कि नॉवल लिखने के वर्च्यू से he has reached a larger audience and cannot expect 1 million readers
विद स्टफ ऑन सेमियोटिक्स। तो अगर आपने लिटरेरी थ्योरी पता कुछ आपने किसी कैपेसिटी में पढ़ी है फॉर सम रीजन, मैंने तो अपने कॉलेज के 3rd ईयर में पढ़ी थी और मेरा दिमाग हिल गया था। आई कंसिडर माई सेल्फ टू बी फेयरली इंटेलिजेंट बट आई वॉज चैलेंज्ड बाय लिटरेरी थ्योरी। इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड एंड नाउ आई अंडरस्टैंड इट प्रीटी वेल बिकॉज आई रीड अ लॉट। बट अगर आप सेमियोटिक्स लिटरेरी थ्योरी की बात करोगे, उसमें आपको इतना पढ़ना पड़ेगा टू बी एबल टू अंडरस्टैंड वन सेंटेंस कि 10 मिलियन लोग तो सेमियोटिक्स की किताब खरीदेंगे ही नहीं, फॉरगेट रीडिंग, खरीदेंगे ही नहीं बिकॉज उन्हें सेमियोटिक्स ही नहीं समझ आएगा। दैट इज वाई मैंने सोचा कि मैं आपको सेमियोटिक्स बताऊंगा ही नहीं, 15 मिनट मुझे ये समझाने में लग जाएंगे सेमियोटिक्स होता क्या है। आप इंटरेस्टेड हो मैं एक और लेक्चर बना सकता हूं उस पर, लेकिन आपका ही टाइम वेस्ट होगा, आपको तो नंबर चाहिए, सेमियोटिक्स से क्या फर्क पड़ता है। तो वो कहते हैं जैसे एक चीज होती है ना, जो चीज इजी टू अंडरस्टैंड होती है वो ज्यादा बिकती है। सो अगर आपको पैसे कमाने हैं, यू हैव टू क्रिएट समथिंग विच इज नॉट सो कॉग्निटिवली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो यहां पे वही कह रहे हैं कि भाई मैं फिक्शन लिख रहा हूं, वो सब लोग समझ सकते हैं, दैट इज व्हाई आई एम प्राइमरीली नोन फॉर फिक्शन। ऑल राइट, द मिस्ट्री ऑफ मास अपील। मास अपील का मतलब जो बहुत सारे लोगों को अपील करे। मास अपील मतलब एट लार्ज कंज्यूमेबल चीज हो। मास अपील वैसे एक रैकेट लेबल का भी नाम है। Echo expresses his view on the publishing industry's misperceptions and the unexpected success of his complex novel. तो वो कहते हैं मेरी नॉवल वैसे भी कॉम्प्लेक्स है, ऐसा नहीं है कि मैं नॉवल लिख रहा हूं तो लोग उसे समझ लेंगे, ये भी कॉम्प्लेक्स है। When asked if he was puzzled, मतलब आप कंफ्यूज नहीं होते कि आपकी किताब जो बहुत सीरियस है, जिसका नाम द नेम ऑफ द रोज है, वो इतनी सक्सीड कर गई। एको कहते हैं नहीं, मैं बिल्कुल भी इससे पजल कंफ्यूज नहीं हूं। इट इज द जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर्स हु आर पजल्ड। जो लोग मेरी किताब को रिव्यू करते हैं और जो पब्लिश करना चाहते थे, जब मैं उनको कहता था कि मेरी किताब पब्लिश कर दो, बेसिकली जब आप किताब लिखते हो देयर आर 2 ways टू पब्लिश इट। या तो आप पब्लिशर्स के पास जाते हो लाइक पेंगुइन, ब्लूम्सबरी, हार्पर कॉलिंस, या फिर आप सेल्फ पब्लिश कर देते हो खुद के बेसिस पे, उसकी भी कंपनीज होती हैं बीच बीच में। He believes that they underestimate readers, thinking people like trash and don't like difficult reading experiences. तो यहाँ पे आपको आगे भी पता चलेगा कि जब ये अपनी बुक पब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे तो जर्नलिस्ट लोग इन्हें कहते थे, पब्लिशर्स इन्हें कहते थे, अब उन्होंने कंपनी तो मेंशन नहीं करी ऑब्वियसली, बट कोई भी कंपनी हो सकती है, इधर कोई कंपनी की बात नहीं हो रही, बट इन्हें पब्लिशर्स कहते थे, मे बी दे वर सेइंग इट ऑन एन इंडिपेंडेंट लेवल एज वेल। जो इंडिपेंडेंट लोग होते हैं कि आपकी बुक बिक ही नहीं सकती तो हम पब्लिश ही नहीं करेंगे बिकॉज इट इज कॉम्प्लेक्स, लोग पढ़ना ही नहीं चाहेंगे बिकॉज उसमें दिमाग लगता है। तो वो कहते हैं मैं तो सरप्राइज नहीं हुआ कि मेरी कॉम्प्लेक्स नॉवल 10 मिलियन यूनिट्स बेच चुकी है। ये लोग पब्लिशर्स और जर्नलिस्ट जो अपनी ऑडियंस को अंडर एस्टिमेट करते हैं, इन लोगों को कंफ्यूजन हो रही है कि मेरी नॉवल, जिसमें ऑब्वियसली इट इज मोर कंज्यूमेबल देन माय सेमियोटिक्स वाली रिसर्च, बट इट इज स्टिल अ डिफिकल्ट रीड होने के बावजूद भी वो चल कैसे गई, ये चीज इन्हें पजल करती है। बिकॉज इनके अकॉर्डिंग जो इनकी ऑडियंस है वो सिर्फ गार्बेज पसंद करती है, मतलब ऐसे नॉवल जो आप ऐसे ही पढ़ लो जिसमें कुछ आपको लर्न करने को ना मिले, ब्रेन रॉट हो, एंड डोंट लाइक डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंसेस। He points out that even though the novel has sold between 10 and 15 million copies, this is only a small percentage of the 6 billion people on the planet, and now it is 8 billion obviously. वो कहते हैं हाँ 10-15 मिलियन बिक गई होगी मेरी किताब, लेकिन 6 बिलियन लोग थे उस टाइम दुनिया में, इतनी छोटी परसेंटेज है। तो वो कहते हैं ठीक है बिक गई 10-15 मिलियन, लेकिन 6 बिलियन से कंपेयर करो तो कुछ नहीं है। बेस्ट सेलर तो ठीक है एब्सोल्यूट टर्म्स में, लेकिन रिलेटिव टर्म्स में क्या मोस्ट लोग मुझे जानते हैं? नहीं जानते, ना मेरी किताब को जानते हैं। ही बिलीव्स दीज रीडर्स आर द वंस हु डोंट ऑलवेज वांट इजी एक्सपीरियंसेस। वो कहते हैं ठीक है शायद और बिक जाती अगर मैं एक इजी टू रीड नॉवल लिखता, लेकिन ये जो 10-15 मिलियन लोग हैं बड़े एडवांस लोग हैं रीडिंग के हिसाब से, दे डोंट वांट इजी रीडिंग एक्सपीरियंसेस, दे वांट अ नॉवल दैट चैलेंजेस देम। ठीक है, ऑल राइट। He also tells a story about his American publisher who did not expect the book to sell more than 3,000 copies, but ended up selling 2 or 3 million in the US alone. तो जब एक बुक पब्लिश होती है तो हर कंट्री में हो सकता है एक अलग पब्लिशर हो और एक कंपनी के मल्टीपल ऑफिसेज भी होते हैं अलग अलग कंट्रीज में। लेट्स से आपने एक कंपनी से पब्लिश करा ली और वो कंपनी नाइजीरिया में प्रेजेंट नहीं है, तो नाइजीरिया में अगर आपको अपनी बुक डालनी है तो आपको दूसरे पब्लिशर, दूसरे प्रिंटिंग हाउस के थ्रू डालनी पड़ेगी। तो उसका जो अमेरिकन पब्लिशर है वो कहता था 3,000 कॉपी भी नहीं बिकेंगे, बट यूएस में अलोन 2 to 3 मिलियन कॉपीज बिक गई, और जो बाकी 7 से 10 मिलियन बिकी हैं वो अलग रीजन्स में बिकी हैं। He concluded that the success of the book is a mystery and that nobody can predict it. वो कहते हैं मुझे नहीं पता भाई ये बुक क्यों चल गई, बस चल गई, अब हम अपने तुक्के मार सकते हैं, लेकिन वो कभी भी सॉलिडिफाइड नहीं होगा। लेकिन वो कहते हैं कि ये नेम ऐसा है जो लोगों को अट्रैक्ट करेगा, एंड दैट वाज द इंटरव्यू पार्ट 2 उम्बर्तो एको और मुकुंद पद्मानाभन के बीच में, जो द हिंदू के लिए काम कर रहे थे। सो ये बहुत ही बढ़िया 2 मेरे को चैप्टर्स लगते हैं, चैप्टर तो एक ही है, 2 पार्ट्स लगते हैं, एंड आई फील लाइक
interviews are such a common part of our lives nowadays and something that we engage with on an almost daily basis जब हम मीडिया को कंज्यूम करते हैं. So जब भी आप पॉडकास्ट कंज्यूम कर रहे हो, आप इंटरव्यूज देख रहे हो, try to take some learnings from this and do read Umberto Eco's work. I've read a good deal of it. And if you're ever into semiotics or literary theory, you will encounter his name. अब अगर आपको नहीं पता तो स्पीड सीरीज में मैं आपको एंड में कुछ कीवर्ड्स दे देता हूं जो की वोकैबुलरी है जो यूज़ की गई है एक चैप्टर में. तो यहाँ पे पार्ट 1 पार्ट 2 की आपको दोनों दे रहा हूं. आपको उसका स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए. कई चीज़ें तो मैंने आपको लेक्चर में एक्सप्लेन करी दी, जैसे अनवारंटेड मैंने आपको बता दिया, लायनाइज बता दिया. अब इसके साथ ना मैं आपको एग्जैक्ट कोड भी दे रहा हूँ जो एनसीईआरटी में यूज़ किया गया है. तो अगर आप भी अपने आंसर्स में लिखोगे, कोट करोगे, स्पेशली लॉन्ग आंसर्स में, आपके नंबर ज़्यादा आएंगे. अब ऑब्वियसली नैरेटिव टेक्निक्स में चीजें और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं. प्रोमैक्स कोर्स ज्वाइन कर लो, इसकी भी ट्रेनिंग दे दूंगा. ये रहा लायनाइज का कोड. कॉन्डेमनेटरी, इसका भी मैंने आपको बता दिया था, इसका भी कोड का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो. फॉर्मिडेबल, ये तो इजी वर्ड है. इंटरस्टाइसिस के ऊपर पूरे क्वेश्चन बन जाते हैं. सेमिनल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है. सेमिनल का बेसिकली ये होता है एक ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो चीजों को इन्फ्लुएंस कर दे, जो उसके बाद आ रही हैं. अब स्पीड सीरीज में हम लेक्चर को कंक्लूड भी करते हैं, जो बेसिकली आपको एक रैप अप दे देता है पूरे चैप्टर की. The interview provides a comprehensive look at a key genre of journalism. Basically, the interview हमें एक बहुत ज़्यादा detailed टेक्स्ट देता है ऑफ अंडरस्टैंडिंग वन ऑफ द की जॉनराज ऑफ जर्नलिज्म. जैसे म्यूजिक के जॉनराज होते हैं, मतलब टाइप्स होते हैं, रैप, हिप हॉप, रॉक, हैवी मेटल, न्यू मेटल, क्लासिकल, आरएनबी, ब्लूज. वैसे ही जर्नलिज्म में इंटरव्यूज हो गए, जर्नलिज्म में डॉक्यूमेंट्रीज हो गई, ब्ला ब्ला ब्ला. आज के केस में ये एक की जॉनर है जर्नलिज्म का, इंटरव्यूज, हाईलाइटिंग इट्स कंटेंशियस नेचर व्हाइल साइमल्टेनियसली अफर्मिंग इट्स अनडिनाइबल इंपॉर्टेंस एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. तो वो कहते हैं कि हाँ, इसकी एक हार्मफुल इफेक्ट है, ये लोगों को रिड्यूस करता तो है, बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन नाउअडेज. थ्रू द लेंस ऑफ उम्बर्टो एको's इंटरव्यू, द चैप्टर मूव्स बियॉन्ड द सुपरफिशियल सेलिब्रिटी एज विक्टिम नैरेटिव, जो हमने फर्स्ट पोर्शन में देखा था, जिसमें हमें लगता था हाँ एक सेलिब्रिटी जो है वो तो हर इंटरव्यूअर में एक विक्टिम ही होता है. अगर आपको लगा इसमें कुछ उम्बर्टो एको और मुकुंद पद्मानाभन की इंटरव्यू में आपको लगा कि वो उसे रिड्यूस कर रहा है, बिकॉज द जर्नलिस्ट ऑल्सो प्लेज अ रोल, द इंटरव्यूअर प्लेज अ बिग रोल. और मुकुंद पद्मानाभन ने क्या फ्लॉलेस इंटरव्यू कंडक्ट करी है. दैट्स व्हाई आई सेड कि इस लेक्चर के बाद आप एनसीईआरटी जरूर खोलना. And delves into the profound relationship between an individual's work, identity and public perception. एको की जो पर्सनल फिलॉसफी है कि वो एक प्रोफेसर हैं जो नॉवेल्स को लिखते हैं संडेज को, challenges the public's tendency to simplify a person's identity based on the most popular achievement. जैसे जॉन सीना जो WWE रेसलर हैं, एक्टर हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं. अब देखो जब हम उनकी बात भी करते हैं, वी टॉक अबाउट देयर अचीवमेंट्स इन देयर प्रोफेशन, लेकिन उन्होंने एक बात कही थी, आई थिंक एक स्ट्रीमर है काय सिनाट के नाम से, तो उनकी स्ट्रीम पे उन्होंने कहा था कि मुझे लगता था हाँ मैं तो WWE चैंपियन हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, बट देन ही हैड दिस रियलाइजेशन कि नहीं, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, आई कैन सिंपली एंजॉय नेचर एंड बीज एंड दिस एंड दैट. सो ह्यूमन बीइंग फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट होना और एक ह्यूमन बीइंग को एक्नॉलेज करना रादर देन सेइंग अच्छा तू तो शाहरुख खान है, तू जॉन सीना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. His explanation of using interstices to be productive and his unique writing style demonstrate a deliberate, मतलब एक ऐसी चीज जो intentional है, and thoughtful approach to his craft. That is why he is able to do so many things because he intends to do them. Ultimately chapter conclude हो जाता है कि इंटरव्यू के obviously flaws हैं, challenges हैं जो हमने पार्ट 1 में देखे, पार्ट 2 में हमने देख लिया. It is still an indispensable tool, मतलब हम इसे निकाल नहीं सकते. It is a very important tool. It is a very important way of communicating for sharing complex ideas and revealing the human intellect behind the public persona. आप एक इंसान को ऐसे देखते हो, मुझे देख रहे हो फॉर एग्जांपल, आप कह रहे हो ये इंसान इंग्लिश के इतने शब्द कैसे समझ सकता है, ऐसे सिंप्लीफाई कैसे कर सकता है. मैं अपनी बड़ाई चढ़ाई नहीं कर रहा, I'm just using myself as an example. For all you know, you don't think I'm a good teacher, but जो भी है, I've grown enough to not really base my self-worth on what people think of me, whether that is good or bad, and that is exactly why interviews में लोग troubled feel करते हैं, because they really care about what people think of them. But hopefully you understand what I'm saying here. तो यहाँ भी यही बात है कि एक पब्लिक पर्सोना के पीछे जो एक इंसान है वो बहुत अलग है, उसके खुद के डिज़ायर्स हैं, शॉर्ट कमिंग्स हैं, कमियां हैं, एक्सप्रेशंस हैं, पर्सनालिटी है जो पब्लिक पर्सोना से बहुत अलग है. दैट इज़ वाई दे से कि never meet your heroes. This is a thing that people say nowadays and have said. It's a phrase, right? अपने कभी हीरोज से मिलो मत. People you admire, never meet them. Because when you meet them, जो आपने अपने दिमाग में एक इमेज बना ली है कि they are larger than life, they are this, they are that, वो टूट जाएगी because you'll realize they are human beings
and they have their own flaws and they're no different than you. They are actually pretty much the same. So that was the chapter, my dear champions. ये प्रोमैक्स कोर्स का मैंने आपको बता ही दिया है. डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आज आपके चेकआउट कर लेना, ज्वाइन करोगे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी. और कमेंट्स में बताइए आपको ये चैप्टर कैसा लगा. It was my pleasure to teach this to you. It's one of my favorite chapters and has been throughout the half a decade plus that I've been teaching class 12 English. सारी की सारी चीज़ें, रिसोर्सेज, इसके नोट्स भी लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में आपको मिल जाएंगे. टेलीग्राम पे आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगी. तो याद रखिए, लेसन्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको इम्बाइब करिए और पढ़ते रहिए. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर. ऑलराइट, टिल नेक्स्ट टाइम, कीप विनिंग, यू चैंपियंस.